रूढ़िवादी दादी सास वर्सेस मॉडर्न बहू की सोच। चंद्रावती देवी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर आंगन के ठीक बीचों बीच स्थित तुलसी पर जल चढ़ाती है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। मेरी पूजा संपन्न हो गई और अभी तक ये दोनों की दोनों उठी नहीं, अभी बताती हूँ। चंद्रावती देवी पूजा की थाली पूजा घर में रखकर अपनी छड़ी उठा लेती हैं। सीढ़ियों से होते हुए अपनी बहू सावित्री के कमरे पर छड़ी से ठक ठक करने लगती है। अरे ओ पद्मावती, सुबह के 4 बज रहे, उठना है कि नहीं उठना? पाठ पूजा तो तुमसे होने से रही। सास की आवाज सुनते ही सावित्री देवी जमीन पर गिर जाती हैं और घूंघट डालकर दरवाजा खोलकर सामने आती हैं। माफ कीजिएगा माँ जी, वो अलार्म नहीं बजा। क्या बात है, सास की तरह बहू का भी अलार्म नहीं बजता है क्या? तेरी बहू भी कहाँ जगी है? दोनों को कितनी बार समझाया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई पूजा पाठ कर लिया करो, लेकिन नहीं, तुम दोनों नींद में रहती हो। माँ जी, मैं अभी उसको जगा देती हूँ। तब सावित्री अपनी बहू का दरवाजा खटखटाती है और वो भी घूंघट में बाहर आती हैं। दादी जी, बस थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अरे तुम लोगों का पहली बार नहीं है जो अलार्म नहीं बजा, रोज का बहाना हो गया है। अगर तुम मेरी तरह गांव में होती तो 4 बजे उठकर झाड़ियों में शौच के लिए जाना पड़ता है। शर्म करो, शहर में तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, वरना हमारे जमाने में तो इतनी सुविधा थी ही नहीं। हाँ माँ जी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। दोनों सास बहू फटाफट नहा कर आती हैं और रसोई के बाहर चप्पल उतारकर गैस पर चाय बनाने रखती हैं। दूसरी चावल बनाने। तब सास आकर, अरे ओ, तू क्यों सुबह से घूंघट कर रही है? घूंघट तो तेरी बहू के लिए है। माफ कीजिएगा, ध्यान ही नहीं रहा कि मैं घूंघट नहीं करती, मेरी बहू करती है। अरे मोरी मैया, ये क्या है? इस गैस पर खाना क्यों बन रहा है? मिट्टी का चूल्हा क्यों नहीं जलाया? वो क्या शक्ल दिखाने के लिए रसोई में बना हुआ है? कितनी बार बोला है, खाना बनेगा तो सिर्फ मिट्टी के चूल्हे पर ही बनेगा, क्योंकि स्वाद इसी से ही आता है। पर दादी, चूल्हा जलाने में टाइम लगता है और फिर खांसी भी होती है। गैस पर खाना फटाफट बन जाता है। तुम आजकल की बहुओं से ये सब काम नहीं होता, लेकिन सावित्री, तेरे से तो हो सकता है, तो करती क्यों नहीं है? तुझे भी इसी शहर की हवा लग गई है क्या? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, अभी जलाती हूँ। तब सावित्री मिट्टी का चूल्हा जलाकर उस पर रोटी सब्जी बनाती है और वो बन जाने के बाद नाश्ता भी बनाया जाता है। इतने में बाकी लोग उठ जाते हैं। तब नंद अनामिका जीन्स टॉप पहनकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और सास बहू खाना लगाते हैं। ये देखकर चंद्रावती बड़ी आंखें करके, अनामिका, ये तूने कैसे कपड़े पहने? तहजीब भूल गई है क्या कि तुझे सूट सलवार पहनने की ही अनुमति है? हाँ, दादी, पता है मुझे, वो आज कॉलेज में फेस्ट है जिसमें ऐसे ही कपड़े पहनते हैं और मैं ज्यादा शॉर्ट टॉप भी नहीं पहनी हूँ। देख ले कमलेश, राजीव, मैंने इसको कॉलेज जाने की छूट क्या दे रखी है? ये तो अपने पर आ गई है। अरे मेरे जमाने में औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन तू पोती होकर पढ़ने जा रही है, यही बहुत है तेरे लिए। जा जाके कपड़े बदल, वरना जाएगी नहीं। अरे दादी, बस आज पहनने दो, बाकी दिन तो मैं सूट में ही रहती हूँ, मेरा मजाक बन जाएगा वरना। हाँ माँ जी, जाने दीजिए ना। बताऊं थार को अभी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू ही अपनी बेटी को ज्यादा शह दे रही है? अनामिका, जाना है तो कपड़े बदल, और मोहन तो इसको कॉलेज छोड़कर आएगा, ये अपने आप नहीं जाएगी। सुविधा सुविधा सुविधा, इनका जमाना ना हो गया, आफत हो गई। नहीं, आफत तो इनको हमारे जमाने में है ना। ठीक से कपड़े पहनकर बाहर जा सकते हैं ना अपनी मर्जी से। कभी कभी तो दादी पर बहुत गुस्सा आ जाता है। अब खड़ी खड़े दांत क्या पीस रही है? जा जल्दी से तैयार होकर, हम दोनों की मीटिंग का टाइम खराब हो रहा है। तब अनामिका अनारकली कुर्ती पहनकर आ जाती है। सब फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं और दोनों भाई कार से उसे कॉलेज ड्रॉप करते हुए ऑफिस चले जाते हैं। खैर, चंद्रावती देवी के पुराने ख्यालात देखकर ये तो आप समझ ही गए होंगे कि वो अपने आगे की पीढ़ी पर अपने टाइम का कितना कुछ थोप रही है, उन पर नियमें लगा रही है। जहां आज के टाइम में सब लोग अपनी आजादी से जीते हैं, वहीं शर्मा परिवार के लोग चंद्रावती के हुकूमत पर चल रहे थे। पर क्या इस घर में कभी बदलाव आएगा? आइए जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। शाम को अनामिका फेस्ट से आकर सोफे पर पर्स पटकती है। मैं बोल रही थी मुझे नहीं जाना, फिर भी किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और मेरा मजाक बन गया। अनामिका, मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? क्यों रो रही है? किसने तेरा मजाक बनाया? उन बच्चों की इतनी हिम्मत! चल तेरे प्रिंसिपल से अभी शिकायत करूं मैं। रहने दो पापा, मैं कोई स्कूल की बच्ची नहीं हूँ जो आप मेरी शिकायत करने जाएंगे। ये सब दादी की वजह से हुआ। अगर वो मुझे सुबह ठीक से कपड़े पहनकर जाने देती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन देखा उन्होंने मुझे क्या पहना दिया। मैं कोई भजन कीर्तन करने नहीं जा रही थी, मेरे कॉलेज में बाहर से सेलिब्रिटी सिंगिंग करने आ रहे थे।
शांत हो जा मेरी बच्ची, अब तू जानती है माँ थोड़ी पुराने ख्यालातों की है। लेकिन हमारे बच्चे तो अब के पैदा हुए हैं ना, ये गांव के तो नहीं है ना, जो माँ जी की सारी बात माने। माँ जी को क्या पता कि आज के जमाने के बच्चे कैसे रहते हैं कैसे नहीं। अच्छा तो ऐसी बात है, पढ़ लिख कर ये क्या उखाड़ लेगी, 2-4 साल बाद इसका ब्याह होगा। दादी आपका जमाना नहीं रहा जब लड़कियां सिर्फ रसोई तक सीमित थी, जमाना बदल गया है, आज लड़कियां कहां से कहां पहुंच गई हैं। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी पढ़ाई वेस्ट जाएगी? देख ले कमलेश, देख ले, तेरी बेटी को पढ़ाने का यह नतीजा है कि वो मुझे सुना रही है। जब तू छोटा था देखता था ना, मैं किसी को ऐसे पलट कर जवाब नहीं देती थी, चुपचाप सुनती थी। हमारे में औरतें ऐसे बोला नहीं करती थी, घर से दहलीज पार करना भी बहुत दूर की बात होती थी। अरे मेरे जितना काम तो तुम तीनों ने कभी नहीं किया होगा। मैं कितनी दूर दूर से कुएं पर पानी लाती थी, खेत से जाकर भरी गर्मी में सब्जी तोड़ कर लाती थी और उसको उगाने के लिए भी उतनी ही मेहनत करती थी, तब जाकर खाते थे ये सब। लेकिन तुम लोगों को घर के दरवाजे के बाहर ही सब्जी वाला मिल जाता है। छोड़िए ना माँ, ये सब बातें, आपकी चाय का टाइम हो गया है। अनामिका बेटा तू अंदर जा, और सावित्री तुम चाय बना कर ले आओ। अनामिका अपने कमरे में चली जाती है। सावित्री चाय बनाकर अपने पति और सास को दे देती है। रात के खाने के लिए दादी सास साग बनाने को देती है। परिधि जमीन पर बैठकर दराती से सब्जी काटने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। पता नहीं कहाँ आकर फंस गई हूँ। घूंघट करो, घाघरा पहनो, ये करो वो करो, ये मत करो। अब भला आज के जमाने में ऐसे सब्जी कौन काटता है? अरे ओ, तेरे से साग काटने को बोला है, ये बड़े बड़े क्यों काट रही है? इसकी सब्जी बनेगी क्या? छोटे छोटे कर। दादी जी इससे नहीं हो रहा, चाकू से सब्जी काटने दीजिए ना, अभी फटाफट हो जाएगा काम। चोरी सावित्री, तूने अपनी बहू को दराती से सब्जी काटना नहीं सिखाया। वो तो अच्छा हुआ गांव से मैं यहाँ आ गई, तुम लोगों की तो हालत ही खराब हो रखी है। लेकिन अब तुम लोग सही से चलोगे। 1 साल हो गया रहते रहते, तुम लोगों को अभी भी कुछ नहीं आया। क्योंकि माँ जी आपके नियम ही इतने हैं कि हमें 1 साल में अभी तक नहीं सीख पाए। वो माँ जी ये सब तो शहर में मिलता भी नहीं है, तो चलाना कैसे सीखेगी? चल तू काट और उसको सिखा। माँ जी मैं भूल गई क्या तू भी? चल काट। तब अपनी सास से डरकर सावित्री दराती से सब्जी काटने लगती है। वो धीरे धीरे चला पाती है। ये देख चंद्रावती को गुस्सा आ जाता है और वो खुद ही सारी साग सब्जी मिनटों में काट देती है। हे भगवान, किस किस को संभालूं मैं? एक लंगड़ों एक काड़ी में मैं अकेली सियानी। अरे ऐसे होता है काम, देखा भी है या नहीं देखा? कोई बात नहीं, कल तुमसे ही कटवाऊंगी। हाँ हाँ दादी जी मैंने देखा था, लेकिन आपकी बराबरी करना हम दोनों की बस की बात कहाँ है। हाँ हाँ यही तो मैं भी बोल रही हूँ माँ जी। अब ज्यादा मस्का मत लगाओ, खाना बनाने की तैयारी करो। तब दोनों सास बहू रसोई के बाहर चप्पल उतारकर मिट्टी के चूल्हे में उपला और लकड़ी डालकर चूल्हे पर खाना बनाती हैं, जिससे दोनों को पसीने आने लगते हैं और परिधि थोड़ा घूंघट ऊपर कर लेती है। हाँ जी देखो ना, एक तो ऐसे कपड़े ऊपर से दादी जी घूंघट करवाती हैं, देखो ना कितने पसीने आ रहे हैं। चूल्हे पर काम करने से आप थकती नहीं हो क्या? बाहर बाहर उठकर बैठकर खाना बनाना पड़ता है, खड़े होकर किचन में जल्दी जल्दी काम हो जाता है। देख बहू, मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ इस उम्र में जमीन पर बार बार उठ बैठकर खाना बनाने पर। मैं भी पहले जमाने की हूँ, लेकिन अपनी सास के जितने भी नहीं। मुझे आज के तौर तरीकों से रहने की आदत है, लेकिन माँ जी कैसे समझे? पता नहीं इस घर में कभी बदलाव आएंगे या नहीं। खाना देर से बनने पर चंद्रावती आकर, अरे तुम 2 औरतों से भी खाना नहीं बनता क्या? और मैं अपने टाइम में 25 लोगों का खाना आधे घंटे में बना लिया करती थी, वो भी बिना बेलन के हाथ से। नास पीटी कहीं की। तूने अपनी बहू को कुछ सिखाया कि नहीं? वो माँ जी, आज के टाइम में कौन ऐसे खाना बनाता है? माँ जी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक ही बात कितनी बार समझाऊं कि खाने में स्वाद मिट्टी के चूल्हे पर बनकर ही आता है। कुछ ही देर बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद भी घर की सफाई करते करते परिधि को इतना टाइम हो जाता है कि अपने पति के लिए खाना ही नहीं बना पाती और बिना नहाई ही गैस पर फटाफट से सैंडविच कॉफी रेडी कर देती है। उसे नाश्ता ले जाता देखकर चंद्रावती, ये क्या बहू, ये तो तेरी कल की साड़ी है, तो तेरे हाथ में खाना कैसे? इसका मतलब तू बिना नहाए रसोई में घुस गई। अरे मोरी मैया, सुबह सुबह रसोई या शुद्ध कर दी। वो दादी जी, उनको ऑफिस जल्दी जाना था, मुझे थोड़ा देरी हो गई काम करने में, इसीलिए नाश्ता तैयार कर दिया। कम वक्त, छोड़ ये खाना। तेरी सास तुझे यही सिखाती है क्या? मैं नहीं हूँ इस घर में तो ना जाने काम कैसे होगा। अब पूरी रसोई को धो कर आ और खुद भी नहा। दादी जी, आज सुबह सुबह इतना ओवर रिएक्ट क्यों करती हो? क्या हो गया? मेरे भले के लिए ही किया है ना उसने। और अच्छी पत्नी तो वही होती है जो अपने पति को टाइम से खाना पीना दे, ऑफिस भेजे। और आज के टाइम में ये सारी रूढ़िवादी सोचों को क्यों मानती हो आप? आवाज सुनकर के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कर ली तूने अपनी बीवी की वकालत?
अच्छी पत्नी ने धर्म निभा लिया। और अच्छी बहू क्या होती है, बिना नहाए रसोई में चली जाए पर खाना बना दे, ना कोई पूजा पाठ। ये काम करके कौन सा पुण्य कमा रही है। माफ कर दीजिए दादी, दोबारा से ऐसा नहीं होगा। माँ वक्त बदल रहा है, गांव में थोड़ी रहते हैं। बस कर कमलेश, ये उल्टे काम मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो बिल्कुल नहीं होंगे इस घर में। परिधि, तुमने डांट खाई है, चिंता मत करो, तुम्हारे हाथ का नाश्ता खाकर ही जाऊंगा। राजीव चुपके से परिधि का नाश्ता कमरे में खाकर जाता है। वहीं परिधि भी रसोई की सफाई कर नहा धो लेती है। तब चंद्रावती पूजा पाठ करके आरती का धुआं रसोई में आंगन में ले जाती है। समय गुजरता है। चंद्रावती की पुरानी सोच से अब घर के लोगों का जीना मुश्किल हो रहा था और तभी चंद्रावती छोटे पोते की शादी करने का फैसला करती है, मगर कहीं भी आज के जमाने में अपने लायक संस्कारी बहू से कहीं नहीं मिलती। फिर एक दिन पंडित उन्हें निशा की फोटो दिखाता है, जिसे देखकर पसंद कर लेते हैं, लेकिन पंडित की पूरी बात नहीं सुनते। दरअसल निशा संस्कारी के साथ मॉडर्न भी थी। कुछ ही दिनों में दोनों बच्चों का रिश्ता तय हो जाता है। शादी में सिर्फ 10 दिन बचे थे। इसी बीच निशा अपने ऑफिस से आती है। माँ मैं घर आ गई, बहुत थक गई हूँ, जरा पानी वानी लेकर आओ। हे भगवान, जैसे ही ये लड़की ऑफिस से आती है खुद से पानी भी नहीं पीती, मुझे ही देना पड़ता है। बेशर्म, अब तेरी शादी होने वाली, ससुराल की तरह ढलना सीख। हाँ बेटा, अब तेरी शादी में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। हाँ, नौकरी करना छोड़ दे और रिजाइन दे। शादी के बाद कोई नहीं चाहता कि उनकी बहू नौकरी करे। अरे मम्मी पापा, आप भी ना आज के जमाने के होकर पुराने जनरेशन वाली बातें क्यों करते हो। मैं अपनी पढ़ाई मेहनत को खराब कैसे करूं। मैं तो नौकरी करूंगी और शादी के बाद भी, एकदम से नहीं, थोड़े टाइम बाद। आप भी मेरी सेवा कर दोगी तो क्या हो जाएगा, बाद में मुझे वहाँ कौन ऐसे पानी देगा। तब ममता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पानी लाकर पिलाती है। ये मत समझियो कि तेरी बात सुनकर मैं पिघल गई तो पानी ले आई हूँ, लेकिन बेटा पुरानी सोच वाले लोग ये सब चीज नहीं समझते। और तेरी तो दादी सास भी हैं। जिस तरीके से तेरी जेठानी और सास इस घर में आए थे ना, मुझे तो पक्का लगता है तेरी भी रेल बनेगी उधर। मेरी रेल कौन बनाएगा, पता चले मैं ही वहाँ सबकी रेल बना दूं। हे भगवान, ये तो नहीं सुधरने वाली। और ये है निशा, आज के ख्यालातों की लड़की, जिसे पुराने नुस्खे से खांसी ठीक करना भी पसंद नहीं है, लेकिन माँ के आदर्शों से सब सीखा हुआ है। 10 दिन बाद निशा की शादी मोहन से हो जाती है, जिसके बाद गृह प्रवेश के समय भी निशा घूंघट में होती है और चावल का कलश गिराकर आलते से शुभ कदम घर में बनाती है। वैसे अभी तक तो तूने सारे रीति रिवाज ठीक से करे। एक टेस्ट और लेती हूँ तेरा। परिधि बहू, 7 प्लेट वाली रस्म कर। छोटी बहू, इसमें तुझे बिना आवाज के 7 प्लेट उठानी है, जिसका मतलब है तू घर में सुख शांति लाई है, और प्लेट बज गई या गिर गई तो बेड़ा गर्क। दादी जी एक बात कहूँ, हाँ बुरा मत मानना, प्लेट तो हाथ से भी फिसल सकती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इस घर में अशांति होगी। एक रस्म घर की सुख शांति कैसे बयां कर सकती है। अरे मोरी मैया, मैंने तो सुना था बहू बहुत ज्यादा संस्कारी है, तो अपनी दादी सास से जुबान लड़ा गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बस माँ से सवाल पूछ रही है। झूठ, तेरी बहू ज्यादा होशियारी दिखा रही है। हाँ हाँ दादी, आप ज्यादा सोच रहे हो। चलो निशा, रस्म करके दिखाओ। तब बात को टालते हुए परिधि फटाफट से 7 ताली एक एक सिक्के के साथ जमीन पर बढ़ा देती है, जिसे बहू एक एक कदम से आकर बिना आवाज के उठा लेती है। सावित्री जोर से ताली बजाती है। देखा माँ जी आपने, मेरी छोटी बहू कितनी समझदार है, बिना खटपट के ये रस्म भी पूरी कर ली। हाँ हाँ ठीक है, मुझे तो लगा था मैं अपने घर में कहीं जुबान चलाने वाली बहू ना ले आई हूँ। फिर पड़ोसी रिश्तेदार अपने अपने घर चले जाते हैं और घर के बाहर की सदस्य भी सो जाते हैं। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चंद्रावती नई बहू को भी उठाकर घर के नियम पूजा पाठ बताती है और निशा वैसी ही पूजा करके तुलसी में जल चढ़ाती है। शाबाश छोटी बहू, अब बिना चप्पलों के रसोई में ही जाना हमेशा, और हमारे यहाँ खाना चूल्हे पर बनता है। लेकिन दादी जी, आज के जमाने पर मिट्टी के चूल्हे पर खाना कौन बनाता है, हम बनाते हैं। तुझे भी अब से ऐसे ही करना है। सावित्री, जो तुझे बोला है बहू से वैसा ही करवाइयो, और बहू तेरा घूंघट हटना नहीं चाहिए। दादी जी, घूंघट में घर के काम कैसे करूंगी, साड़ी इतनी हल्की नहीं है। कर ले बहू, तेरी जेठानी ने भी तो किया है। हाँ निशा, तुम्हें करना ही होगा। जी माँ जी। पता नहीं क्यों दादी सास की बातों से ऐसा लग रहा है ये पुराने आदिवासी जमाने की हैं। फिर निशा रसोई के बाहर चप्पल उतारकर जमीन पर बैठकर पहली रसोई का खाना बनाना शुरू करती है, जिससे उसे चूल्हे के जलाते ही खांसी आने लगती है। ये धुआं तो गले में भी चुभ रहा है और आंखों में भी। इस पर इतना सारा खाना कैसे बनाएंगे, इस रसोई में गैस सिलेंडर है तो सही। ये लो निशा, पानी पियो। देखो, ना चाहते हुए भी हमें भी दादी जी के ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं। सोमवार को दादी जी उस गैस पर हल्का फुल्का नाश्ता बनवा लेती हैं, लेकिन दोनों तीनों टाइम का खाना उन्हें चूल्हे का ही चाहिए।
हाँ बहू, तू मेरी सास से ज्यादा बहस मत करियो। ठीक है माँ जी। खाना बन जाने के बाद नीचे डाइनिंग टेबल पर खाना लगाकर सबको सर्व करने के बाद बैठ जाती है। ये देखते ही दादी सास का हाथ रुक जाता है और घूरती है। सावित्री, परिधि, तुम दोनों खड़े हो ना, जरा छोटी बहू को देखो कैसे बैठ गई है। तुमने नियम नहीं बताया इसको। क्या हुआ दादी जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? और माँ जी, दीदी आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, मैंने तो खाना परोस दिया। ये तुमने क्या कर दिया निशा? घर की बहुएं मर्दों के खाना खाने के बाद खाना खाती हैं। हाँ बहू, खड़ी हो जा, जब सब खाना खाएंगे तब तो हमारे साथ खाना। माफ कीजिएगा माँ जी, दादी जी, पर खाना तो सबके साथ बैठकर ही खाया जाता है, एक अच्छे परिवार में। तभी तो परिवार के बीच और प्यार बढ़ता है। ये मर्दों के बाद खाना खाना, घूंघट में रहना, ये सब पहले होता था, अब नहीं। भाभी चुप हो जाओ। हमारे घर में एक साथ बैठने का कोई नियम नहीं है। औरतें बाद में खाना खाती, मर्दों के साथ बैठती भी नहीं हैं। और जब रिश्तेदार घर पर आते हैं तब तो बहुएं अंदर रहती हैं, और सिर्फ आती भी हैं तो घूंघट में नाश्ता देने आती है। मैं तो तुझे संस्कारी समझ कर लाई थी, लेकिन मेरा भ्रम टूट गया। दादी जी, संस्कारी होने का मतलब ये नहीं है कि घर में गलत चीजें हों। बहू अंदर जा। माँ जी आप फिक्र मत करो, मैं ऐसे घर के आज सारे से नियम बता दूंगी। सावित्री अंदर जाती हैं। बाकी सब खाना खाते हैं। अनामिका खाना बैठकर इसलिए खा लेती थी क्योंकि उसे घर की पोती समझते थे। बाकी सब बाद में ही खाना खाते थे। अंदर जाकर सावित्री अपनी बहू को अच्छे से समझा देती है। बहू, मैंने तुझे पहले भी समझाया था ना। लेकिन माँ जी ये गलत है। इतनी रोक टोक तो नौकर के साथ भी नहीं होती है। नौकर क्या भाभी, यहाँ पर भैया पापा, मेरे साथ भी यही होता है। बहू थोड़ा ढलने की कोशिश कर, हम भी तो है ना। ठीक है माँ जी, लेकिन आप संस्कारी के साथ मॉडर्न बहू इस घर में लाई हैं। मैं दादी जी की सोच को जरूर बदलूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। ना आपको सर पर पल्ला करना पड़ेगा, ना दीदी आपको घूंघट। और अनामिका, मेरे से सिर्फ कुछ सालों का फर्क है। अच्छे से समझ सकती हूँ कि तुम्हारे भी कुछ एम्बिशंस होंगे। जीन्स टॉप पहनना होगा, मस्ती करने वाला तुम्हारा भी मन होगा। माँ भाभी कितनी अच्छी, पहले ही दिन से सब समझ गई। हाँ बहू, मुझे भरोसा है, तो सब ठीक कर देगी। दिन गुजरते हैं। निशा चंद्रावती और सावित्री की बातों को जहां में रखकर एकदम आदर्श बहू की तरह घूंघट में रहती है। चूल्हे पर खाना बनाती है, जेठानी के साथ खलबट्टे में मसाला पीसती है। बेचारी मशीन का उपयोग भी नहीं कर पाती। कपड़े हाथ से धोने पड़ते हैं। घर मेहमान आते हैं तो घूंघट में ही पैर छूकर अंदर आ जाते हैं। किसी के सामने खड़े नहीं होते। एक बार गलती से सास ऊंची आवाज में कमलेश को बुलाती है तो दादी अपनी छड़ी से सास को आगे खींचती है। बहू, तुझे पता है ना, औरतें तेज आवाज में पति से कुछ नहीं कहती हैं। फिर और तूने आवाज लगाई भी तो सड़क पर। गलती हो गई माँ जी, उनका चश्मा रह गया था, वही देने के लिए बुलाया था, आगे से नहीं होगा। इसके बाद घर में और भी नियम थे, जैसे कि टीवी न देखना, घर के बाहर का कुछ नहीं खाना, अपने मनपसंद की चीज भी खरीद कर नहीं। पता था कोई इन सबसे निशा का दम घुट चुका था। और इसी बीच होली आ जाती है। तब चंद्रावती होली पर भी घर की सारी लेडीज को 21 पकवान बनाने को कहती है। दादी जी, रसोई में जब तक ये बनाएंगे होली खत्म हो जाएगी। हमारे घर की औरतें होली नहीं खेलती हैं, समझी छोटी बहू। और त्योहार पर इतना ज्यादा ही खाना बनता है तो चुपचाप सब लग जाओ। तब ना चाहते हुए भी सब रसोई में बैठकर खाना बना रहे होते हैं और बाहर सब लोग होली खेलते हैं। मोहन राजीव एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तभी अनामिका बाहर से ठंडाई लाकर दादी को पिला देती है, जिससे उस पर भांग का सर चढ़ जाता है। और दादी सास बावली होकर खुद ही गुलाल घर में बिखेरते हुए आती हैं। अपनी तीनों बहू को पिचकारी से गीला करती हैं। अरे कौन है तेरी मैया की जय, पिचकारी अगर कढ़ाई में चली जाती तो। माँ जी, आपके हाथों में गुलाल, हाथ से पहले तो आपने कभी नहीं खेला। बुरा न मानो, होली है, कभी नहीं खेला तो आज तो खेल कर ही रहूंगी। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। ओ सावित्री, ओ परिधि, ओ निशा। दीदी, मम्मी जी, दादी को चढ़ गई है। चलो हम भी होली खेलते हैं। थैंक यू अनामिका, दादी जी को आउट ऑफ कंट्रोल करने के लिए। करना ही था भाभियों की, इस बार आपके साथ हमारी पहली होली है। और वैसे भी हमने खेली नहीं, लेकिन दादी ने इतने सारे व्यंजन बनाने को दे दिए थे। मैं अभी सब कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ, दादी को कुछ नहीं पता चलने वाला। तब निशा ब्लिंकिट से मिठाई, ठंडाई, पकवान, नमकीन इत्यादि ऑर्डर करके मंगवा लेती है। और घर के सब लोग एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं। वहीं चंद्रावती सबको पानी के गुब्बारे मारती। ये माँ का हाल किसने कर दिया, लेकिन जो भी बोलो मजा आ रहा है। हाँ पापा। होलिया में उड़े रे गुलाल, कयो रे मंगेतर से। वैसे घूंघट हटाकर बहुत अच्छा लग रहा है निशा, लेकिन तुम वीडियो क्यों बना रही हो दादी जी की, ताकि कल जब दादी देखे तो उनके होश उड़ जाए। बहुत सत्यवादी बनती हैं वो।
निशा दादी सास को वीडियो बना लेती है। कुछ देर बाद सब होली खेलकर आराम करते हैं। अगले दिन दादी सास का सिर भारी होता है तो नींबू पानी पिलाने के बाद निशा दादी सास को वीडियो दिखाती है, जिसके बाद दादी सास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं नहीं, ये मैं नहीं हो सकती, मैं होली नहीं खेलती। लेकिन दादी जी आप ही हैं और आपने ठंडाई पीने के बाद हमारा भी हाथ खींच खींच कर हमें होली के लिए बुला लिया। खैर ये गुजिया खाइए, कल हमने बहुत पकवान बनाए थे। ये मेरी उंगली पर चोट कैसे लग गई। हे भगवान माँ जी, मैं अभी आपके लिए जड़ी बूटी तैयार करके उंगली पर लगाती हूँ। उसके लिए नीम का पत्ता, हल्दी की गांठ लानी होगी ना, मिलाती हूँ। अरे क्यों, घर में बैंडेड होगा वो लगा दे। कैसे कैसे दादी, आपके जमाने के नुस्खे ज्यादा असरदार हैं। आज के बैंडेड से और कोई इन्फेक्शन हो गया तो आप रुको। निशा जानबूझकर घर से बाहर जाकर जख्म पर लगाने के लिए जड़ी बूटी लेकर आती है। करीब आधे घंटे में पीसने के बाद वो दादी सास की उंगली पर मरहम लगा देती है। इतना दर्द हो रहा है, ये नहीं कि बैंडेड लगा देती, पर कोई बात नहीं। अम्मा आपको ही तो आजकल की चीज पसंद नहीं है। एक तरह से बहू ने ठीक ही किया है। इससे प्लीज आज का मुंह बंद हो जाता है। वहीं घर के सामने पड़ोस में कुंती की बहू का पति मर जाता है, जिस पर उसके साथ उसे गंजा करवाने की बात करती है। आसपास के लोग खड़े हो गए थे। तब निशा और उसके ससुराल वाले भी बाहर आते हैं। नहीं माँ जी, ऐसा मत करिए, मुझे गंजा नहीं होना। जब मेरा बेटा चला गया तो अपनी खूबसूरती का क्या चार डालेगी। ये पुरानी रस्म तो तुझे करनी होगी। 1 मिनट आंटी, कौन सी पुरानी रस्म? 2026 चल रहा है, 1600-1800 की सदी नहीं। अरे ये सारी प्रथा बंद हो चुकी है, सती प्रथा भी। आप सबको कोई हक नहीं है एक स्त्री की उससे सबसे खूबसूरत चीज छीनी जाए। वैसे ही पति के जाने से उसकी जिंदगी बेरंग हो गई है। ए छोटी बहू, बीच में मत बोल, ये सब पहले से चला आ रहा है और ऐसे ही होता है। नहीं दादी जी, मैंने आपकी हर बात मानी थी घर की शांति के लिए, इसीलिए नहीं कि गलत है तो गलत को होने दो। और ये तो उस बेचारी के साथ बहुत गलत हो रहा है। अगर किसी ने भी उसके साथ कुछ गलत किया तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। जो चीज अब है ही नहीं उसे क्यों थोपना। हाँ आंटी जी, ऐसा मत कीजिए। निशा की आवाज उठाने से मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे ज्योति के साथ गलत होने से बच जाता है। इस बात से चंद्रावती का मुंह खुल जाता है। कुछ दिन बाद उसका अचानक सीढ़ियों से पैर फिसल जाता है, जिसके कारण पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। तब जितनी देर एम्बुलेंस आने में लगाती है, तब दादी को कोने में बिठाकर निशा, वह जी, मेरी दादी जी का सीढ़ी से गिरने पर पैर टूट गया है। आप कब आकर उनके मरहम पट्टी कर सकते हैं? जल्दी आइए। अरे राम रे, अरे राम रे, मेरा पैर टूट गया रे। सावित्री, तेरी बहू क्या कर रही है? कौन से वैद्य को बुला रही है? हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जा रहे हैं? पता नहीं कहाँ की हड्डी टूटी है। डॉक्टर एक्सरे करेगा तभी तो पता चलेगा। वो पुराने जमाने का वैद्य आंखों से एक्सरे करेगा क्या? दादी जी, आपके जमाने में तो ये सब चीज नहीं होती थी, तो वैद्य ही तो आकर ये सब करते थे, इसीलिए मैंने उनको ही बुलाया है। आपको आजकल के तौर तरीके डॉक्टर कहाँ पसंद होंगे? हाँ दादी, ये तो आजकल की बेकार चीजें हैं। नहीं नहीं बहू, मेरे दर्द बहुत हो रहा है, कम से कम डॉक्टर दर्द का इंजेक्शन लगाता, मेरा एक्सरे करता, जल्दी ठीक होती। तूने यहाँ बिठा दिया, मुझे पुराने जमाने से कुछ नहीं करवाना। ठीक है दादी, मैं कुछ करती हूँ। तब निशा डॉक्टर को वीडियो कॉल करती है तो डॉक्टर उनका टूटे हुए पैर के नीचे तकिया लगाने को कहता है। काफी इंस्ट्रक्शंस देता है, जिसके बाद चंद्रावती को आराम मिलता है। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आती है और उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। घर पर आने के बाद भी निशा डॉक्टर से वीडियो कॉल पर बात करती है, टाइम पर दवा देती है। आज के जमाने की व्हील चेयर पर दादी ठीक से रहती हैं और दादी मोबाइल से भजन सुनती हैं, वही मोबाइल जिसे वो किसी को रसोई में चलने नहीं देती थी। बहू, इस कुर्सी से तो मैं कहीं भी आ सकती हूँ, तुम लोगों के सहारे की जरूरत भी नहीं है और भजन भी सुन लिया। मुझे माफ कर दे बहू, मैं तुम लोगों पर अपनी पुरानी सोच थोप रही थी। दादी, जमाना बदल गया, काम आसान करने के लिए सुविधा आई है, संस्कार छोड़ने के लिए नहीं। हाँ दादी, पुरानी बातें हमें जड़ देती हैं और नई सोच हमें पंख देती है। अब से मेरी किसी भी बहू को पुराने तौर तरीकों से रहने की कोई जरूरत नहीं। हटा दो अपना घूंघट और अब से सब साथ बैठ कर खाएंगे। चलो, ये अच्छा हुआ माँ। इस तरह मॉडर्न बहू रूढ़िवादी सोच को खत्म कर देती है। सब घर में खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों, रूढ़िवादी और आधुनिकता की लड़ाई में जीत उसी की होती है जो दोनों को संतुलन में रखे।